जे आपल्या 12 नगरसेवकांना मिळून भाजपामध्ये प्रवेश करणार आहे, त्यांना असं म्हटलं होतं की आम्ही या संपूर्ण गोष्टीची माहिती जी आहे प्रदेश अध्यक्षांना दिली होती. नाही, या संदर्भात प्रदेश अध्यक्षांच्या बरोबर काही चर्चा झालेली नाही आणि आम्ही सगळ्या बाबी प्रदेशात चर्चा करू. परंतु पक्षाबरोबर चिन्हावर निवडून येऊन अशा प्रकारचा अधिकार कोणालाही स्वतंत्र नाही आणि जो निर्णय काही घ्यायचा आहे मरणाच्या संदर्भात त्याकडे आम्ही गांभीर्यानं बघतो आहोत. आणि खरं म्हणजे अत्यंत दुर्दैवीच आहे की जी परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण झाली आणि हे पक्षासाठी अत्यंत नुकसानीचंच काम आहे. पण प्रदेशाध्यक्ष स्वतः त्या ठिकाणी लक्ष घालू नयेत आणि चर्चा सुरू आहे, त्यावर मार्ग काढतील असं आम्हाला वाटतं. पूर्ण टीम आणि पूर्ण कार्यकर्ता घेऊन 12च्या 12 नगरसेवक भाजपामध्ये प्रवेश करणार आहे. नाही आहे, ही चर्चा आहे, अजून काही निर्णय झाला नाही. प्रदेशाध्यक्षांच्या संपर्कात ती सगळी मंडळी आहेत, ते चर्चा करत आहेत आणि त्यातून योग्य मार्ग निघेल अशी आशा आहे. राज ठाकरेंनी असा आरोप केला आहे की अजित पवारांचे एक बैलगाडी भरून पुरावे होते विरोधात, आता ते कुठे आहे? नक्कीच हा विषय येणारच. आता एकमेकावर कुरघळ्या खूप मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेतच. आता अजित पवारांवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आरोप करतायत, ते सुद्धा चूक झाली, आम्ही यांना सोबत घेतलं सोडलं वगैरे असं म्हणतायत. हे सुद्धा त्यांच्यावर आरोप करत आहेत. हे आता निवडणुकीपुरतं आहे की याच्या निवडणुकीच्या नंतर यांचा काय रोल आहे, त्या काय भूमिका असेल, हे आता सांगणं कठीण आहे. पण एक आहे की महाराष्ट्रामधल्या ह्या सगळ्या निवडणुकाकडे बघताना आणि जे काही आरोप प्रत्यारोप होत आहेत यातून जनतेला सगळं कळायला लागलं की जेवढे काही भ्रष्टाचारी लोक आहेत किंवा आरोप होते अशा लोकांना भारतीय जनता पक्षामध्ये सहज सामावून घेतलं जातं आणि त्यांना सोबत घेतलं जातं, त्यांना सत्तेत वाटा दिला जातो आणि मग पुन्हा निवडणुका आल्या की एकमेकावर आरोप करून निवडणुकीपुरती सोंग दाखवलं जातं आणि निवडणुकीनंतर पुन्हा एकत्र येण्याचं यांची भूमिका ही महाराष्ट्राच्या जनतेला मूर्ख बनवण्याचंच काम आहे किंवा मूर्ख समजून स्वतःला शहाणी समजतायत असा त्याचा अर्थ होतो. राज ठाकरेंनी हेही म्हटलेलं आहे की 40 आमदार फोडण्यासाठी 2000 कोटी आले कुठून? नाही, नक्कीच हे पैसे आले कुठून हा तर संशोधनाचा विषय आहे. फार विषय गाजलेत, 50 ठोके एकदम ओके. आणि त्यावेळेच्या चर्चेमध्ये काय पुरावे तर आम्ही म्हणू शकत नाही, पण चर्चा खूप जोरात होती आणि हे फोडाफोडीचं जे काही राजकारण महाराष्ट्रात झालं आहे हे 2014 नंतरच या देशामध्ये हे फोडाफोडीचं राजकारण सुरू झालं आणि महाराष्ट्राची अब्रूच घालवल्यासारखी परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झाली. म्हणजे लोकांनी आता कुणावर विश्वास ठेवावा, खरं तर अशी परिस्थिती या लोकांची आहे. पण पैसा हा आला कुठून याचा जर विचार केला तर पैसा हा भ्रष्टाचारातूनच कमवला होता. गैरमार्गातूनच कमवलेला पैसा आहे. नाहीतर इतके पैसे आणले कुठून? अदानी अंबानीनं दिले का असा प्रश्न येतो. त्यामध्ये ही सत्ता मिळवताना महाराष्ट्रात लूट झाली, महाराष्ट्रातून लुटलेलाच पैसा या ठिकाणी वापरला गेला. उद्धव ठाकरे असे बोलले की महाराष्ट्रातून पॅब्लो एस्कोबार शोधला पाहिजे. त्यांचा आता मला यावर काही फार स्टेटमेंटचा अर्थ काय होता त्यांचा हे बोलणं उचित नाही, मला वाटत नाही. पण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की यामागे त्यांची भूमिका आणि त्यांचं म्हणणं मी ऐकलं नाही, पण भूमिका ऐकल्यावर त्यावर संदर्भ मी बोलू शकेल. वो हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अंबरनाथ में जो युति हुई थी, दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेताओं ने कार्रवाई करने के बाद ये युति खत्म हुई है. अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के सभी जो कार्यकर्ता और नगरसेवक हैं वो भाजपा में प्रवेश करने वाले हैं. नहीं, वो अभी हमारे प्रदेशाध्यक्ष उनसे बात चल रही है, वो संपर्क में उनके है. अभी वो निर्णय उनका चर्चा है, निर्णय अभी हुआ नहीं है. हम लोग उनको समझाने की कोशिश करेंगे और ऐसा पार्टी के साथ में पार्टी के सिंबल पे चुनकर आने के बाद भी ये निर्णय ठीक नहीं रहेगा और हम और प्रदेश अध्यक्ष इसमें रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे. जिस तरीके से दोनों पक्षों ने सेम कार्रवाई की है, क्या लगता है आपको? अगर युति तोड़नी थी तो फिर हुई क्यों?
अब देखिए, ये सब लोकल चुनाव में पूरा ध्यान आप भी नहीं रख सकते। अभी ये स्थिति में उन लोगों ने क्या निर्णय लिया, क्यों लिया, और वहां की परिस्थिति, लोकल परिस्थिति देखकर निर्णय होते हैं, और इसके लिए कोई प्रदेश आदेश देता है ऐसा नहीं होता है। अभी घाटंजे में भी अपने आकोट में भी, मेरे ख्याल से आकोट या कहाँ पे एमआईएम और भाजपा के गुट एक हुआ, बाद में तोड़ा गया। इसका मतलब क्या होता है कि भारतीय जनता पक्ष के पार्टी भी एमआईएम के साथ में जा रही है, और एमआईएम के साथ में जाता है भारतीय जनता पार्टी के या गठ तैयार होता है, तो इसका मतलब यही है कि उनको कुछ भी चलता है, कोई भी चलता है, ये इसका अर्थ निकलता है। अब टीका होने के बाद में, लोगों ने आरोप करने के बाद में फिर तोड़ना, एक बार शादी होने के बाद में लोगों के बदनामी को लेकर शादी तोड़ना, ऐसा प्रकार होता है। तो इसका शादी किया, इसका मतलब तो पसंद है, इसीलिए शादी की थी, यही इसका अर्थ निकलता है। तो एमआईएम और बीजेपी की अगर ये युति होती है, ये तो अब दिख पड़ी है, अंदर से तो छुपी उनकी युति है ही, ये कोई छुपा हुआ काम नहीं है, लोगों को सब पता चलता है। हमारे पास में तो इस बारे में बहुत सारी बातें लोग बताते हैं और चर्चा भी होती है। राज ठाकरे ने ऐसा आरोप किया है कि बिहार से जो लोग आ रहे हैं वो रोजी रोटी के लिए नहीं बल्कि अपना वोट बैंक बनाने आ रहे हैं, और इनका सपना है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना। नहीं, देखिए, देश में पूरे वोटिंग की स्क्रीनिंग तो होनी चाहिए। स्क्रीनिंग ये होनी चाहिए कि दोबार तिबार वोट है। अगर बिहार के लोग यहाँ आते 2-4 साल रहते तो उतना वोटर लिस्ट में नाम ले डालते, झोपड़पट्टी कहीं ना कहीं अपना जगह जमा लेते हैं, तो वहां पे भी उनका वोट होता है, यहाँ पे भी उनका वोट होता है, वहां पे पार्लियामेंट में वोट डालते, फिर यहाँ आते, यहाँ वोट डालते। तो ये चाहे बिहार हो या यूपी हो, नॉर्थ इंडिया से हो या साउथ इंडिया से हो, जो भी मुंबई में आता है तो वो घर बसाने के लिए आता है, वो मुंबई छोड़ता नहीं, और धीरे धीरे मुंबई का अस्तित्व ये खत्म होता है। राज ठाकरे ने कहा, उसमें कुछ बातों में तथ्य भी है, सत्य भी है, और कुछ बात गलत भी है। पूरी तरह वो सच्चाई है ये भी नहीं मानता मैं। कुछ लोग आते हैं तो अपने काम के लिए आते हैं, काम करके निकल जाते हैं। कुछ लोग ये भी विचार के होंगे कि यहाँ पे उसके पीछे की राजनीतिक चाल भी हो सकती है, या राजनीतिक उनकी कुछ अलग मंशा भी हो सकती है। तो ये अर्ध सत्य है, मैं पूरा सत्य नहीं कहूंगा इसको। वहीं कल कांदीवली में नीतीश राणे ने सभा में ये बोला है कि 16 तारीख के बाद मैं एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या को मुंबई में रहने नहीं दूंगा। नहीं, बात वो होम मिनिस्टर नहीं है शायद, तो वो अच्छा मछली के लिए जाल डालने वाले डिपार्टमेंट के शायद मिनिस्टर है, और इसलिए उनको ये बोलने का अधिकार कितना है तो मुझे नहीं पता। पर वहां रोहिंग्या मुस्लिम कोई है ही नहीं। ये चुनाव के मद्देनजर इस तरह की बेबुनियाद भाषा वापर करके वोटों का हिंदू के लिए ये ऐसी इस तरह का स्टेटमेंट किया जाता है, और लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे बेबुनियाद स्टेटमेंट होते हैं। तो बीएमसी के इलेक्शन को लेकर राज ठाकरे ने और फडणवीस के बीच में बयानबाजी की। नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो ये तो बयानबाजी होते रहती है चुनाव को लेकर, एक दूसरे के आरोप होते रहते हैं, पर विकास की बात होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं होनी चाहिए। आरोप एक दूसरे के ऊपर करना है, विकास की बात करो। जो भी चला है, प्रशासन शासन जो चला रहे हैं उनके ऊपर तो आरोप होता ही है, ऐसा कोई नहीं। और वो अगर सरकार गलतियां करती है और गलतियां कोई रखता है तो उसको सरकार ने सहन करने की भी शक्ति होनी चाहिए। आज भ्रष्टाचार जितना बढ़ चुका है, और पूरे नीचे से स्तर से लेकर तो ऊपर तक महाराष्ट्र हो या देश हो लूटा जा रहा है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और विकास के नाम पर आप जो टक्केवारी बढ़ गई है महाराष्ट्र में, 15-20 टक्के से लेकर तो अभी 25-30 टक्के तक कमीशन खोरी बढ़ गई है, तो ये कोई छुपा हुआ नहीं है, ये खुलेआम चल रहा है। इतना करप्शन बढ़ चुका है, सबको पता है। अब कितना भी एविडेंस दो, सरकार के दबाव में वो दिखाया नहीं जाता, छुपाया जाता है। कुछ सच्चाई ना मीडिया के सामने आती है, ना मीडिया उसको आगे तुल देती है। तो ये महाराष्ट्र को तो पूरा बर्बाद करके छोड़ रहे हैं। जिस दिन आंखें खुल जाएगी और मीडिया सच्चाई पर उतर आएगी, उस दिन महाराष्ट्र किस जगह खड़ा है ये दिखेगा।